हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चैप्टर नंबर 5 स्टडी करेंगे, जो है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो सबसे हमने इससे पहले फोर्थ चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने बीम के बारे में स्टडी किया था। बीम में आपने उसमें देखा, उसमें शेयर फोर्स भी लग रहा था और बेंडिंग मोमेंट लग रहा था। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों लग रहे थे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम, जैसे नाम से पता लगेगा आपको, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्योर बेंडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें शेयर फोर्स के बारे में कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है बात। जैसे ये कह रहा है बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पहले बात करेगा। वो कहता है वी नो दैट व्हेन अ हॉरिजॉन्टल बीम जैसे हमने पहले पढ़ रखी है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स आर इंड्यूस्ड एट ऑल द सेक्शन ऑफ द बीम। मतलब जैसे मैंने बताया, अगर हमने पहले बीम पढ़ी थी, बीम में हमने शेयर फोर्स भी स्टडी किया था और बेंडिंग मोमेंट भी स्टडी किया था, दोनों चीज़ें आती हैं उसमें। ड्यू टू शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स देयर विल बी सर्टेन डिग्री ऑफ डिफॉर्मेशन इन द बीम। जब उसमें शेयर फोर्स लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो उस वजह से क्या होगा, उसमें बीम में हल्का फुल्का डिफॉर्मेशन भी आएगी, वो थोड़ी बेंड भी होएगी। द बीम विल रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, लेकिन बीम क्या करती है, इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करती है। द रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड टू रेजिस्ट बेंडिंग, अगर वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर रही है तो उसे बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे, लेकिन अगर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे, लेकिन एंड द रेजिस्टेंस इंड्यूस टू रेजिस्ट शीयरिंग, अगर वो शीयरिंग को रेजिस्ट कर रही है तो उसे शीयरिंग स्ट्रेस बोलेंगे हम लोग। दोबारा सुने ध्यान से एक बार, अगर बीम में दोनों टाइप के फोर्स लगे, शेयर फोर्स भी लगा और बेंडिंग मोमेंट भी लगा, अगर, और उस बीम उसको रेजिस्ट करेगी, अगर डिफॉर्मेशन मेरा, मतलब अगर वो डिफॉर्मेशन है, उसको रेजिस्ट करना है बीम ने, अगर वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, उस केस में जो स्ट्रेस आएगी उस पर, उसे बेंडिंग स्ट्रेस बोला गया है। और अगर वो शीयरिंग को रेजिस्ट कर रही है तो उसे शीयर स्ट्रेस बोला गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्योर बेंडिंग के बारे में। अब प्योर बेंडिंग, जैसे मैंने पहले बताया आपको, प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग, मतलब प्योर बेंडिंग, हम सिर्फ इस पूरी यूनिट में बेंडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। नाम से पता लग रहा है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग, लिखा हो ना, प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। तो हम इस कंडीशन में देखेंगे कि द बेंडिंग ऑफ द बीम नॉट अकम्पेन्ड बाय एनी शेयर फोर्स, ऐसी बीम जिसमें बेंडिंग तो हो रही है, द बेंडिंग ऑफ द बीम, लेकिन उसमें नॉट अकम्पेन्ड बाय एनी शेयर फोर्स कोई नहीं लग रहा, हमने कौन सा कंसिडर नहीं किया हुआ, शेयर फोर्स कंसिडर नहीं करना हमने इसमें, ठीक है, इज नोन एज प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। दोबारा पढ़ दूं, द बेंडिंग ऑफ द बीम नॉट अकम्पेन्ड बाय एनी शेयर फोर्स इज नोन एज प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग। आपको पता ही है, व्हेन अ बीम ऑफ हॉरिजॉन्टल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट कपल्स एट इट्स एंड अनअकम्पेन्ड बाय शेयर फोर्स, शेयर फोर्स नहीं यूज़ किया हमने। इट हैज़ यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट इट्स लेंथ, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट रहेगा पूरी लेंथ में। द बीम इज सेट टू बी स्टेट ऑफ सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग, उस कंडीशन में हमने कहना है जो बीम है मेरी सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग में। अगर एक नंबर में दोनों पूछा जाए, प्योर बेंडिंग के बारे में बताओ, सिंपल बेंडिंग के बारे में बताओ, तो आपने यही कुछ बातें बतानी है कि ऐसी बीम जिसमें शेयर फोर्स नहीं होगा, ठीक है। अब थोड़ा प्योर बेंडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो, देखो इस कह रही प्योर, ये मेरी बीम है, ये मेरी, और इसमें मैंने कपल टाइप लगा दिया, बेंड कर दिया, उसको बेंड करने की कोशिश की, ऐसा फोर्स लगाया। ध्यान सुनना बात, ये मेरा, जैसे आप देख रहे हो, इस सेक्शन को देखना आप, यहाँ पे ये सेक्शन, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ये सेक्शन, ठीक है, जो रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है आपको, ये फिलहाल ये हिसाब से दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल बना हुआ है। अब मैंने इस पर फोर्स लगाया, सब बेंड किया मैंने इसे, मैं इसको ऐसे बेंड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये बेंड हो गया। जब ये ऐसे बेंड हो रहा है, ध्यान सुनना बात, फिलहाल इसमें जो इसकी अलग अलग लेयर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं, इसे मान लो ये लेयर्स है सारी सारी, ठीक है, और ये फिलहाल क्या है, स्ट्रेट है, सारी सारी सीधी सीधी हैं। जैसे मैंने फोर्स लगाया, यहाँ पे देखना, ध्यान यहाँ भी रखना और ध्यान यहाँ भी रखना, इस साइड में रखना। जब मैं इसको ऐसे बेंड कर रहा हूँ धीरे धीरे, समझे बात को, जब मैंने ये बेंड किया है, इसको बेंड करके रख दिया मैंने, अब इसकी जो, इसमें दोनों टाइप की स्ट्रेस आएंगी, इसमें टेंसाइल स्ट्रेस भी आएगी और कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आएगी। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब था कि वहाँ पे लेंथ इंक्रीज होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब जहाँ पे लेंथ रिड्यूस होती है, डिक्रीज होती है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, पहले इनिशियली मैंने कह दिया आपको दोनों लेंथ सेम है, ये लेंथ भी सेम है और ये लेंथ भी सेम है। जैसे मैंने इसको बेंड किया, ये मैंने इसको बेंड करके दिखा रहा हूँ आपको अच्छे से, ये मैंने इसको जब बेंड कर दिया तो यहाँ पर देखो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, समझे बात को, और यहाँ पे उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। देखो ध्यान से एक बार, यहाँ पर लेंथ इंक्रीज हो रही है, आउटर मोस्ट पार्ट पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब मैं कह दूंगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंशन आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझो बात, यहाँ लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो समझ के यहाँ पे कंप्रेशन आ रहा है। और अगर मैं कहूँ एक सेंट्रल में, न्यूट्रल, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस न्यूट्रल रहेगी, जो वहाँ पे स्ट्रेस ना
बेंडिंग सॉरी, ना उसमें टेंसाइल स्ट्रेस आएगी ना उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी, न्यूट्रल स्ट्रेस कहेंगे उसमें, ठीक है। तो मतलब आप चेक, अब थोड़ा समझो ध्यान से एक बार। और जो टेंसाइल स्ट्रेस है और कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये दोनों दोनों अपोजिट नेचर हैं, ठीक है। यहाँ पे टेंसाइल है और यहाँ पे कंप्रेसिव है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन या अपनी स्ट्रेस जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है बात। यहाँ पे नेचर चेंज कर रही है अपनी, वो यहाँ पे कंप्रेसिव, यहाँ पे टेंसाइल था और यहाँ पे कंप्रेसिव है। तो बीच में कहीं ना कहीं ऐसा है कि जहाँ पे स्ट्रेस ना तो कंप्रेसिव रहेगी ना टेंसाइल रहेगी, न्यूट्रल एक्सिस पे, उसे वो जो एक्सिस कहलाएगी उसे न्यूट्रल एक्सिस बोलेंगे हम लोग, ठीक है बात, समझ आई बात। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ बताया, इन्होंने बताया हुआ है, मान लो ये मेरी कोई स्ट्रेस, मेरी बीम है, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये है और मैंने इस पर मोमेंट निकाला, बेंडिंग मोमेंट लगा दिया है, बेंड कर दिया, मतलब मैंने इसको एम लगा दिया यहाँ से। तो बीम क्या इस हिसाब से बेंड हो जाएगी? देखिए ध्यान से एक बार, ठीक है बात। अब मैंने आपसे बोला यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कंप्रेशन चल रहा है, सही बात। यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, समझो बात को। और एक सेंट्रल एक्सिस की है, और ये दोनों, मैं फिर कहूँगा ये दोनों स्ट्रेस अपोजिट नेचर हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब यहाँ पे मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस रहेगी और यहाँ मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगी। इस न्यूट्रल एक्सिस पर, NA न्यूट्रल एक्सिस, इस पर स्ट्रेस ना तो कंप्रेसिव रहेगी ना टेंसाइल रहेगी। और समझ रहे बात, समझ रहे, ये न्यूट्रल एक्सिस होगी हमारी। तो ये सारी बातें बता दी मैंने आपको। अब एक्चुअली में हमने इसका एक डेरिवेशन पढ़ना है, यहाँ पे हमने डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, ये बताऊंगा आपको अच्छे से। लेकिन उसको ड्राइव करने से पहले कुछ अजम्पशंस आ रही हैं, ये अजम्पशंस आपने ध्यान से सुनने, याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस हैं। ये तो 2 नंबर में आएगा, बेंडिंग, प्योर बेंडिंग के बारे में पूछ लेगा आपसे, लेकिन उसके बाद टॉपिक है ये 4 नंबर में आ सकता है आपका। ये 3 अजम्पशंस आएंगी अलग अलग यूनिट्स में, 3 में से एक अजम्पशन आ सकती है आपके फाइनल एग्जाम में भी। और मैं आगे जैसे जैसे यूनिट पढ़ेगी मेरी, जैसे हम कॉलम पढ़ेंगे वहाँ पे अजम्पशंस आएंगी, हम टोटल इक्वेशन पढ़ेंगे वहाँ पे अजम्पशंस आएंगी। तो 3 में से एक अजम्पशन आ सकती है आपके एग्जाम में, तो आपने ध्यान सुनना है। फर्स्ट नंबर पे देखो क्या कहता है, अजम्पशन में एज्यूम की हुई बातें। जब हम बेंडिंग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, ये सारे डेरिवेशन करेंगे जब हम, तो इसको करने से पहले कुछ बातें हमने एज्यूम कर रखी हैं। वो अजम्पशंस क्या क्या है, देखें ध्यान से एक बार। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम विच वॉज प्लेन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। कहते हैं जो ट्रांसफर सेक्शन था उसका बीम का, जैसे मतलब ये बीम मैंने बनाई है, मान लो ये रेक्टेंगुलर फॉर्म थी, ठीक है बात। तो अगर बेंडिंग से पहले रेक्टेंगल था तो बेंडिंग के बाद भी ये रेक्टेंगल ही रहेगा। ये नहीं कि रेक्टेंगल का आपका स्क्वायर बन गया, सर्कल बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा यार, ठीक है बात। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम विच वॉज प्लेन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज सिमेट्रिकल अबाउट द प्लेन ऑफ बेंडिंग। अब जैसे मैंने यहाँ देख रहे हैं आप, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस थी यहाँ पे हमारी, कहता है एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम सिमेट्रिकल है। जब मैंने मोमेंट लगा भी दिया उसके बाद भी सिमेट्रिकल चल रहा है, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे ज़्यादा कंप्रेसिव हो गया, यहाँ पे ज़्यादा टेंसाइल हो गया, मतलब सेम डिट्टो चले, एक साथ चलेगा। सिमेट्रिक समझते हो आप, सिमेट्रिक एक्सिस कैसी होती है, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस। ये वाली बात मैंने पहले बताई, जो बीम बनती है हमारी उसका मटेरियल होमोजीनियस ही होता है। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप थ्रू आउट, मतलब जो प्रोपोर्शन, जितनी प्रोपोर्शन में पहले चीज स्टार्टिंग में हुआ था वो इनिशियल वैसे ही चलेगा, ठीक है। एंड आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब है सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। जो इलास्टिक प्रॉपर्टी उसकी लेफ्ट हैंड साइड में जा रही थी वैसी इलास्टिक प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड में भी जाएंगी, हर डायरेक्शन में उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, ठीक है। द मटेरियल ऑफ द बीम इज स्ट्रेस्ड विद इन इलास्टिक लिमिट। अब मेरी बात सुनो, जब मैंने इसको बेंडिंग मोमेंट दिया, ये बेंड हो गई है, आपके सामने बेंड हो रखी है। जब वो कहता है जैसे मैं मोमेंट ये छोड़ूं तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए, समझ बात समझ रहे। एंड ओबेज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को ओबे करे। हुक्स लॉ आपको पता ही है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसको ओबे करे। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, ये आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ रखा है अच्छे से, इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। देखो ये वाली बात आ गई नहीं आ गई, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंशन आ रही है, वहाँ कंप्रेसिव फोर्स कंप्रेशन आ रही है। लेकिन जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है ये कहता है सेम रहेगा भाई कंप्रेशन में भी और टेंशन में भी, ठीक है बात। देयर इज नो रिजल्टेंट पुल और पुश अक्रॉस द ट्रांसलेशन ऑफ द बीम। सारी बातें वही हैं भाई, अलग अलग टॉपिक दे रहा है, बस अलग अलग पॉइंट बना रहा है, ठीक है। नो, अगर मेरी बात सुनो, जब
मैंने आपको बोल दिया विद इन इलास्टिक लिमिट चल रहा है काम, इसका मतलब क्या, कोई रिजल्टेंट आएगा नहीं उसका। रिजल्टेंट कब आता है, जब मैंने फोर्स लगाया, उसको डिस्प्लेस कर दिया और वहाँ तक पहुँच गया, वापस ना आए, ये तो वापस आ ही रहा है। इसका मतलब क्या, उसमें रिजल्टेंट नहीं आएगा भाई, रिजल्ट ना आए, रिजल्टेंट ना आए फाइनल। मैंने फोर्स लगाया, वो किसी पोजीशन में पहुंचा, फोर्स हटा दिया, वो इनिशियल वापस आ गया, इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट नहीं आया। वो यही कह रहा है, देयर इज नो रिजल्टेंट पुल और पुश, पुल करो या पुश करो अक्रॉस द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बीम। ठीक है, द लोड्स आर अप्लाइड इन प्लेन ऑफ बेंडिंग। ठीक है, वो तो बातें हैं, लोड्स आर अप्लाइड इन द प्लेन ऑफ बेंडिंग में ही आएगा। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा समझें ध्यान से एक बार। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द। ट्रांसफर डायमेंशन का मतलब वो सिर्फ उसका यह लेंथ के बारे में जिक्र है, या इसकी अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो विड्थ के बारे में जिक्र है, सर्कुलर है तो उसके डायमीटर के बारे में जिक्र है। अब मेरी बात सुनो, एक बात बोली उसने, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम, जैसे ये बेंड होगी, अगर ये बेंड हो रही है आप सामने, तो उसका सर्कल बन जाएगा, पूरा सर्कल पूरा बनेगा। इसका मतलब कैसा, कहीं ना कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आएगा, ये आर, यहाँ इसका यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं हम लोग। मतलब सर्कल बना, सर्कल बना तो रेडियस आ गया। वो कहता है बेंडिंग से पहले, बिफोर बेंडिंग, इसका मतलब समझो ध्यान से एक बार। बेंडिंग से पहले तो ये चीज़ है आपको, सर इसमें तो रेडियस है ही नहीं, लेकिन हमने पढ़ रखा है, पूरी पूरी अर्थ हमारी गोल है। अगर हम एक लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सीधी खींचते हैं, खींचते चले जाते हैं, तो हम दोबारा वापस उसी पोजीशन में आएंगे, इनिशियली यहीं आ जाएंगे हम। यूनिवर्सल है ना, ये तो गोल, सारी पृथ्वी गोल है हमारी, तो इसका भी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर है, समझ रहे, जो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दूर है, बहुत दूर है। मैंने इसको बेंड कर दिया, इसका रेडियस कर्वेचर नज़दीक आ गया, यहाँ तक आ गया, इसका भी तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल बात है भाई सब, क्योंकि कहते हैं अर्थ ही गोल है हमारी। हम कोई भी लाइन खींचते हैं, यहाँ से स्टार्ट करी, अगर मैं खींचता चला जाऊँ, खींचता चला जाऊँ, खींचता चला जाऊँ, मैं दोबारा फिर यहीं आ जाऊँगा, इनिशियली पॉइंट पे आ जाऊँगा मैं। इसका मतलब क्या है, अगर सर्कल बन रहा है तो कहीं ना कहीं पॉइंट, सर्कल सेंटर पॉइंट भी आएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बनेगा वहाँ पे। लेकिन वो कहता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, वेरी लार्ज है। समझो बात को, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम बिफोर बेंडिंग, आफ्टर बेंडिंग मैंने शो कर दिया आपके लिए यहाँ पे, बिफोर बेंडिंग इज वेरी लार्ज, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, एज कंपेयर टू द ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द बीम। ट्रांसवर्स डायमेंशन का मतलब लेंथ और उसकी डायमीटर से है सिर्फ, समझ आ गई बात। ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली द लेयर अबव और बिलो इट। इसको दोबारा समझो, मैंने जैसे आपको ये बताया था, यहाँ पे मैंने कहा फिलहाल ये पोजीशन थी मेरी, मैंने इसको ऐसे बेंड करके दिखा दिया आपको, तो यहाँ कंप्रेशन है और यहाँ, तो मतलब कहीं ना कहीं कंप्रेशन कम होती जा रही है, तभी तो वो टेंसाइलनेस की तरफ बढ़ता जा रहा है मटेरियल मेरा। मतलब हर लेयर, हर एक जो इसकी लेयर है, वो हर एक लेयर, ये लेयर ले लो, ये लेयर ले लो, हर लेयर दूसरी लेयर से या ऊपर वाली या नीचे वाली लेयर से इंडिपेंडेंट है। हो सकता है ऊपर वाली लेयर टेंशन में हो, नीचे वाली लेयर कंप्रेशन में आ जाए। वो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस मैंने बताया भी आपको, वैसे एक्चुअल में ये बताया था मैंने आपको, सेंट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस यही है हमारी, जहाँ पर हमारी कोई भी स्ट्रेस नहीं है। लेकिन फिलहाल ये कहता है, ये यहाँ पे ये वाले वर्ड पढ़ लेंगे, इन अदर वर्ड न्यूट्रल एक्सिस, ये वाली बात अगर एक नंबर में आएगी, इंपॉर्टेंट है, पूछता है व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम इज द एक्सिस एट विच द शियर स्ट्रेस इज जीरो। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगी फिलहाल, शियर स्ट्रेस के लिए कह रहे हैं, शियर स्ट्रेस इज जीरो, शियर स्ट्रेस जीरो रहेगी हमारी, सॉरी स्ट्रेस इज जीरो, बिल्कुल ठीक, सॉरी शियर स्ट्रेस इज जीरो। मैं दोबारा पढ़ दूं, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज द एक्सिस एट विच द स्ट्रेस इज जीरो। ये बात मैंने पहले बताई आपको, न्यूट्रल एक्सिस ये रही, तो यहाँ पे अगर टेंसाइल था, यहाँ कंप्रेसिव था, तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेस नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे ऐसी न्यूट्रल एक्सिस है। ये वैसे यहाँ भी बोल रहा है, लेकिन ऊट पटांग लैंग्वेज बोल रहा है भाई, आप चाहो तो उसको याद कर लें, मैं पढ़ देता हूँ। द इंटरसेक्शन ऑफ द न्यूट्रल सरफेस विद द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस। पता लगा? छोड़ दो, नहीं पता लगा तो छोड़ दो, जो इजी है उसको याद करेंगे हम। न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज द एक्सिस एट विच द स्ट्रेस इज जीरो। अगर एक नंबर में आया तो लिख देना, आपका काम चल जाएगा भाई। ठीक है, अगर ज़्यादा लिखना चाहो थोड़ी बातें यहाँ से भी लिख देना। द न्यूट्रल एक्सिस ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। ये बात मैंने बताई आपको। एंड इट इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। द फाइबर ऑफ द बीम इन बेंडिंग आर इन स्टेट ऑफ टेंशन ऑन वन साइड ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एंड इन कंप्रेशन ऑन द अदर साइड। ये वाली बात सारी आ गई। फाइबर ऑफ द बीम आर इन स्टेट ऑफ टेंशन, टेंशन यहाँ चल रहा है, ऑन द वन साइड, इसकी एक साइड में क्या है, टेंशन है,
एंड इन कंप्रेशन ऑन द अदर साइड, इसके अदर साइड में क्या है, कंप्रेशन चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन ऑफ प्योर बेंडिंग क्वेश्चन करेंगे।